नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल गुरुजी स्पेशल क्लासेस में। मैं हूं निमाई साना, आपके समक्ष उपस्थित हूं साइकोलॉजी के टेस्ट सीरीज को लेकर। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम सॉल्व करने वाले हैं टेस्ट सीरीज नंबर 19 को, जिसके अंतर्गत हम सॉल्व करेंगे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कहीं ना कहीं आपके डीएलएड और बीएड के प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और सीधे सीधे आपके सुपरटेट एग्जाम्स में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और जानते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। और इस टेस्ट सीरीज का 361 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 361 में आपसे पूछा गया स्टूडेंट्स की प्राथमिक शाला में भाषा शिक्षा नामक पुस्तक किसने लिखी है। देखिए, प्राथमिक शाला मतलब प्राइमरी लेवल पर भाषा शिक्षा नामक पुस्तक किसने लिखी है, ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए कहता है रविंद्रनाथ टैगोर ने, ऑप्शन बी कहता है गीजू भाई बधेका ने, ऑप्शन सी कहता है स्वामी विवेकानंद ने और ऑप्शन डी कहता है महात्मा गांधी ने। तो स्टूडेंट्स, प्राथमिक शाला में भाषा शिक्षा नामक पुस्तक लिखने वाले आपके गीजू भाई बधेका है, जिनको आपने डीएलएड में बहुत पढ़ा होगा और ये क्वेश्चन वहीं से पूछा गया प्रश्न है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे कहता है स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 362 में कि शिक्षण में आत्म उदाहरण, अनुसरण, निर्देशन, अभ्यास व चिंतन का समावेश कर भिन्न भिन्न पद्धतियों को अपनाने पर किस शिक्षाविद ने बल दिया। देखिए, शिक्षण में आत्म उदाहरण यानी आत्म उदाहरण, अनुसरण, निर्देशन, अभ्यास व चिंतन का समावेश यानी चिंतन का समावेश कर भिन्न भिन्न पद्धतियों को अपनाने पर कौन से शिक्षाविद ने बल दिया है, ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए कहता है रविंद्रनाथ टैगोर ने, ऑप्शन बी कहता है फ्रोबेल ने, ऑप्शन सी कहता है डॉक्टर राधाकृष्णन ने और ऑप्शन डी कहता है गीजू भाई बधेका ने। तो आपको बताना है कि टीचिंग में आत्म उदाहरण, अनुसरण, निर्देशन, अभ्यास व चिंतन का समावेशन, ये सभी जो है भिन्न भिन्न पद्धतियों को अपनाने पर जिस शिक्षाविद ने बल दिया है उनका नाम है डॉक्टर राधाकृष्णन। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। यानी जिनके जन्म दिवस पर आप टीचर डे मनाते हैं उनका मानना यह है कि शिक्षण में उदाहरण, अनुसरण, निर्देशन, अभ्यास व चिंतन का समावेश अलग अलग पद्धतियों में अपनाने पर उन्होंने बल दिया था। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बनता है आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 363 आपसे कहता है कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। देखिए, विश्व जल दिवस यानी वर्ल्ड वाटर डे कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए कहता है 17 फरवरी को, ऑप्शन बी कहता है 11 सितंबर को, ऑप्शन सी कहता है 22 मार्च को और ऑप्शन डी कहता है 8 जून को। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे कहता है स्टूडेंट्स की जनसंख्या शिक्षा पर प्रथम राष्ट्रीय सेमिनार कहाँ आयोजित किया गया था। देखिए, जनसंख्या शिक्षा पर जो सबसे पहली बार राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया था वो कहाँ पर किया गया था, ये आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन ए कहता है चेन्नई में, ऑप्शन बी कहता है सूरत में, ऑप्शन सी कहता है जयपुर में और ऑप्शन डी कहता है मुंबई में। तो स्टूडेंट, जनसंख्या शिक्षा पर प्रथम राष्ट्रीय सेमिनार जो किया गया था वो किया गया था आयोजित आपके चेन्नई में। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बनता है आपका ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करता हूं कि आप भी क्वेश्चंस के राइट ऑप्शन तक इजीली पहुंच पा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 365 आपसे कहता है कि मनुष्य के मूल्यों के विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। देखिए, मनुष्य होते हैं उनके मूल्यों के विकास में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। सबसे महत्वपूर्ण किसको माना जाता है, ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए कहता है परिवार को, ऑप्शन बी कहता है आर्थिक पक्ष, ऑप्शन सी कहता है भौतिक सुविधाएं और ऑप्शन डी कहता है विदेशी मित्र। तो मनुष्य के मूल्य के विकास में सबसे महत्वपूर्ण जो माना जाता है स्टूडेंट्स वो माना जाता है आपके परिवार को, क्योंकि किसी भी परिवार में, जिस भी परिवार में आपका जन्म होता है उस परिवार से ही आप मानव के मूल्यों के विकास को सबसे ज्यादा सीखते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। क्योंकि आर्थिक पक्ष का कोई मतलब नहीं होता, विदेशी मित्र से आप मानवीय मूल्य के विकास नहीं सीखते और भौतिक सुविधा से भी आपके मूल्यों का विकास नहीं होता है, आपके मूल्यों का विकास होता है परिवार से। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बनता है आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 366 आपसे कहता है कि अध्यापक द्वारा राष्ट्रीय सद्भावना का विकास छात्रों में किसके द्वारा किया जा सकता है। देखिए, अध्यापक द्वारा यानी कि एक टीचर के द्वारा राष्ट्रीय सद्भावना का विकास छात्रों में किसके द्वारा किया जा सकता है, यानी कि कैसे आप छात्रों में राष्ट्रीय सद्भावना का विकास कर सकते हैं। ऑप्शन ए कहता है किताबों को पढ़ाकर,
ऑप्शन बी कहता है समझाकर, ऑप्शन सी कहता है स्वयं बड़े लोगों द्वारा इस पर अमल करने से, और ऑप्शन डी कहता है दंड देकर। तो आपको बताना है कि अध्यापक द्वारा राष्ट्रीय सद्भावना का विकास जो छात्रों में किया जा सकता है वो किया जा सकता है स्वयं बड़े लोगों द्वारा इस पर अमल करने से। यानी कि स्टूडेंट्स, अगर राष्ट्रीय सद्भावना यानी कि आप अपने राष्ट्र में सद्भावना का विकास करना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले जो लोग इसके बारे में बताएंगे पहले खुद से ही उनको अमल करना होगा, तभी जाके उनको देखकर बाकी लोग उसको करने का प्रयास करेंगे। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बनता है आपका ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि सिर्फ किताबों को पढ़ाकर आप नहीं सिखा सकते, ना ही आप किसी को समझाकर कर सकते हैं, और ना ही दंड देकर। अगर हम चारों ऑप्शनों में देखें तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है स्वयं बड़े लोगों द्वारा इस पर अमल करने से। आप अध्यापक जब स्वयं बड़े लोगों द्वारा इस पर अमल करेंगे तभी वो बच्चों में राष्ट्रीय सद्भावना का विकास कर सकते हैं। इसलिए एक अध्यापक का रोल होता है कि जब भी वो ऐसी विचारधाराओं को बताए तो कुछ गतिविधियां वो खुद से ही पहले करे, ताकि बच्चे उनको देखकर उनके किए हुए कार्यों को अनुकरण करें और आगे करते रहे। इस तरीके से ही हम बच्चों का विकास कर सकते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे कहता है स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 367 कि प्लेटो समर्थक था। तो प्लेटो किसका समर्थक था? ऑप्शन ए कहता है ज्ञान पर आधारित शिक्षा का, ऑप्शन बी कहता है शारीरिक शिक्षा पर आधारित शिक्षा का, ऑप्शन सी कहता है समाज आधारित शिक्षा का, और ऑप्शन डी कहता है तर्क पर आधारित शिक्षा का। तो आपको बताना है कि जो प्लेटो था वो समर्थक किस चीज का था। तो स्टूडेंट्स, प्लेटो जो समर्थक था वो ज्ञान पर आधारित शिक्षा का था। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ये सभी पॉइंट्स आपने डीएलएड या फिर बीएड के प्रशिक्षण के दौरान पढ़े होंगे। अरस्तु जी को, प्लेटो जी को, गीजू भाई बधेका को, महात्मा गांधी को, स्वामी विवेकानंद को, डॉक्टर राधाकृष्णन को। तो ये वहीं से सीधा सीधा प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न है कि प्लेटो किसका समर्थक था। तो प्लेटो जो समर्थक था वो था ज्ञान पर आधारित शिक्षा का। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 368 आपसे कहता है कि वैदिक कालीन शिक्षा किस जीवन दर्शन पर आधारित थी। देखिए, वैदिक कालीन जो शिक्षा है वो किस जीवन दर्शन पर आधारित थी, यानी कौन से जीवन दर्शन पर आधारित थी। ऑप्शन ए कहता है प्रकृतिवाद पर, ऑप्शन बी कहता है आदर्शवाद पर, ऑप्शन सी कहता है समाजवाद पर, और ऑप्शन डी कहता है व्यवहारवाद पर। तो जो वैदिक कालीन शिक्षा है वो किस जीवन दर्शन पर आधारित थी। तो वैदिक कालीन शिक्षा जो स्टूडेंट्स वो आदर्शवाद जीवन दर्शन पर आधारित थी, क्योंकि वैदिक काल में आप आदर्शवादी को सीखते थे। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 369 आपसे कहता है कि मदरसा का संबंध था। तो देखिए, मदरसा का संबंध किससे था। ऑप्शन ए कहता है धार्मिक शिक्षा से, ऑप्शन बी कहता है प्राथमिक शिक्षा से, ऑप्शन सी कहता है माध्यमिक शिक्षा से, और ऑप्शन डी कहता है उच्च शिक्षा से। तो आपको बताना है, आपने मुस्लिम कालीन शिक्षा में पढ़ा होगा कि मदरसा का संबंध और मकतब का संबंध। तो स्टूडेंट्स, मकतब का जो संबंध होता है वो होता है आपके प्राथमिक शिक्षा से, और जो मदरसे का संबंध होता है वो होता है उच्च शिक्षा से। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि यहाँ पर आपसे पूछा गया है मदरसा का संबंध, तो मदरसा का संबंध हो जाएगा आपके उच्च शिक्षा से। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 370 आपसे कहता है कि वैदिक शिक्षा का प्रमुख संस्कार था। देखिए, वैदिक शिक्षा, जो वैदिक शिक्षा होता है इसका प्रमुख संस्कार क्या होता है। तो देखिए, वैदिक शिक्षा का प्रमुख संस्कार होता है उपनयन संस्कार से, ऑप्शन बी कहता है उपसंपदा संस्कार, ऑप्शन सी कहता है प्रवज्य संस्कार, और ऑप्शन डी कहता है बिस्मिल्लाह संस्कार। तो आपको बताना है कि वैदिक शिक्षा का जो प्रमुख संस्कार होता है वो किससे होता है। तो आपने पढ़ा होगा कि वैदिक शिक्षा का जो प्रमुख संस्कार होता है वो होता है आपके उपनयन संस्कार से। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बनता है आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 371 आपसे कहता है कि प्राचीन काल में उच्च शिक्षा प्रदान की जाती थी। देखिए, प्राचीन काल में जो उच्च शिक्षाएं प्रदान की जाती थी वो कहाँ पर की जाती थी। ऑप्शन ए कहता है घर परिवार में, ऑप्शन बी कहता है नदियों के किनारे, ऑप्शन सी कहता है मठों में, और ऑप्शन डी कहता है राष्ट्र कुलों में। तो आपको बताना है कि प्राचीन काल में जो उच्च शिक्षाएं प्रदान की जाती थी वो कहाँ पर की जाती थी।
तो आपको पता होगा कि प्राचीन काल में यानी कि जो वैदिक काल में जो शिक्षाएं प्रदान की जाती थी वो की जाती थी आपके राष्ट्रकुलों में। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे कहता है स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 372 में कि समाज गुणवत्ता वाले स्कूलों की समान रूप से सभी को उपलब्धि समान अवसर का एक महत्वपूर्ण घटक है, यह कथन है। तो देखिए समाज गुणवत्ता वाले स्कूलों की समान रूप से सभी को उपलब्धि समान अवसर का एक महत्वपूर्ण घटक है, ये कथन ऑप्शन ए कहता है एनिस का, ऑप्शन बी कहता है लुइस क्रिसवर का, ऑप्शन सी कहता है प्लेटो का और ऑप्शन डी कहता है रायबर्न का। तो स्टूडेंट्स अगर आपने डीएलएड या फिर बीएड का प्रशिक्षण लिया होगा उस दौरान आपने बहुत सारे स्टेटमेंट पढ़े होंगे, तो उसमें से एक स्टेटमेंट है जो कि है आपके लुइस क्रिसवर का। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बनता है आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 373 आपसे कहता है कि अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। देखिए अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, जो प्राथमिक शिक्षा है वो अनिवार्य है और इसका प्रावधान किया गया है संविधान में। तो संविधान के कौन से अनुच्छेद में किया गया है अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का प्रावधान, यह आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए कहता है अनुच्छेद 41, ऑप्शन बी कहता है अनुच्छेद 43, ऑप्शन सी कहता है अनुच्छेद 45 और ऑप्शन डी कहता है अनुच्छेद 49। तो आपको बताना है कि अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। तो इसका जो जिक्र किया गया स्टूडेंट्स वो किया गया आपके अनुच्छेद 45 में। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 374 आपसे कहता है कि जनसंख्या शिक्षा आवश्यक है। देखिए जनसंख्या शिक्षा यानी कि जो जनसंख्या है इसकी शिक्षा आवश्यक है। तो क्यों आवश्यक है? ऑप्शन ए कहता है जीवन स्तर एवं गुणवत्ता बढ़ाने के लिए, ऑप्शन बी कहता है सबको रोजगार देने के लिए, ऑप्शन सी कहता है पाठ्यक्रम के विषय बढ़ाने के लिए और ऑप्शन डी ऑप्शन कहता है बाल श्रम को बढ़ावा देने के लिए। तो आपको बताना है कि जनसंख्या आवश्यक क्यों है। तो देखिए जनसंख्या शिक्षा आवश्यक है, क्या वो सबको रोजगार देने के लिए है? तो बिल्कुल भी नहीं है। पाठ्यक्रम के विषय बढ़ाने के लिए, क्या आप पाठ्यक्रम के विषय को बढ़ाने के लिए आप जनसंख्या शिक्षा टॉपिक को लेकर आ रहे हैं? तो बिल्कुल भी नहीं। बाल श्रम को बढ़ावा देने, देखिए जो बाल श्रम होते हैं, जो 18 वर्ष से छोटे जो बच्चे होते हैं उनको अगर आप काम करवाते हो तो बाल श्रम के अंतर्गत आता है। और क्या आप बाल श्रम को बढ़ावा देते हैं? तो बिल्कुल भी नहीं। इसका मतलब तीनों ऑप्शन गलत है। तो बचा हुआ ऑप्शन ए आपका राइट हो जाता है कि जीवन स्तर एवं गुणवत्ता को यदि आप बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए जनसंख्या शिक्षा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जनसंख्या शिक्षा आपको पता होगा तभी आप जीवन को बेहतर ढंग से और अपने तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। छोटा परिवार सुखी परिवार हो सकता है। अगर बहुत सारे बच्चे होते हैं तो उसमें पेरेंट्स के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाते हैं, बच्चों का सही तरीके से देखभाल नहीं कर पाते। इसीलिए जनसंख्या शिक्षा आवश्यक है ताकि आप जीवन के स्तर के हिसाब से और उनकी गुणवत्ता के हिसाब से ही बच्चों का पालन पोषण करें। तो इस हिसाब से इसका बेस्ट ऑप्शन आपका बनता है ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 375 आपसे कहता है कि राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा की गई। देखिए राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, तो राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा कब की गई? ऑप्शन ए कहता है 16 अप्रैल 1976 को, ऑप्शन बी कहता है 10 मार्च 1975 को, ऑप्शन सी कहता है 20 जनवरी 1980 को और ऑप्शन डी कहता है 9 सितंबर 1985 को। तो स्टूडेंट्स राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा कब की गई ये आपसे पूछा गया है। तो राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा की गई 16 अप्रैल 1976 को। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बनता है आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 376 आपसे कहता है कि पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। देखिए पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है ये आपसे पूछा गया। ऑप्शन ए कहता है 10 जून को, ऑप्शन बी कहता है 4 जून को, ऑप्शन सी कहता है 5 जून और ऑप्शन डी कहता है 8 जून। तो स्टूडेंट्स पर्यावरण दिवस जो बनाया जाता है आपका वो 5 जून को बनाया जाता है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 377 आपसे कहता है कि बच्चों में मूल्य के विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका है। देखिए बच्चों में जो बच्चे होते हैं उसमें मूल्यों के विकास में, मूल्यों का यदि बच्चों में विकास करना चाहते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण किसकी भूमिका होती है? ऑप्शन ए कहता है पास पड़ोस की, ऑप्शन बी कहता है परिवार की, ऑप्शन सी कहता है मित्रों की और ऑप्शन डी कहता है समाज की। तो आपको बताना है कि बच्चों में मूल्यों के विकास में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है। तो स्टूडेंट्स बच्चों में अगर आप मूल्यों का विकास करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है समाज की,
कि आपके समाज में किस प्रकार के लोग हैं। जिस प्रकार के लोग समाज में होंगे उस हिसाब से बच्चों का मूल्य विकसित हो पाएगा, क्योंकि जिस तरीके के सुझाव, जिस तरीके के नक्शे कदम वो बच्चों को देंगे उसी पर बच्चे चलकर आगे बढ़ेंगे, यानी कि उनके मूल्यों का विकास होगा। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बनता है आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 378 आपसे कहता है कि राष्ट्रीय सद्भावना को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक है। देखिए राष्ट्रीय सद्भावना, जो राष्ट्रीय सद्भावना होता है उसको प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक क्या है, यानी राष्ट्रीय सद्भावना को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक। ऑप्शन ए कहता है जातिवाद, ऑप्शन बी कहता है प्रांतीयता, ऑप्शन सी कहता है सांप्रदायिकता और ऑप्शन डी कहता है उपयुक्त सभी। तो आपको बताना है कि राष्ट्रीय सद्भावना को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक। देखिए राष्ट्रीय सद्भावना यानी कि सभी के लिए अच्छी भावना रखना, राष्ट्र के सभी लोगों के लिए अच्छी भावनाओं को रखना राष्ट्रीय सद्भावना के अंतर्गत आते हैं, और इसके लिए सबसे प्रमुख कारक है जातिवाद। तो जातिवाद को आपको नज़रअंदाज करना होगा, क्योंकि जातिवाद को नज़रअंदाज करेंगे, अगर जातिवाद को नहीं नज़रअंदाज करेंगे तो आप राष्ट्रीय सद्भावना को सही तरीके से विकसित नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं इसको प्रभावित करेंगे। प्रांतीयता मतलब किसी भी एक प्रांत को लेकर आप जो है विचारधाराएं रखेंगे तो कहीं ना कहीं आप दूसरे लोगों के साथ पार्शियलिटी करेंगे, तो ये भी कहीं ना कहीं प्रमुख कारक के अंतर्गत आते हैं। एक होता है सांप्रदायिकता, यानी कि संप्रदाय के अनुसार अगर आप डिवाइडेशन करेंगे तो ये भी राष्ट्रीय सद्भावना को प्रभावित करेंगे। तो इसका मतलब तीनों ही ऑप्शन जो है आपके राइट है, कहीं ना कहीं ये राष्ट्रीय सद्भावना को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी। उम्मीद करता हूं कि इन सभी प्रश्नों के राइट ऑप्शन तक आप इजीली पहुंच पा रहे हैं और समझ पा रहे हैं कि किस तरीके के प्रश्न आपके डीएलएड और बीएड के प्रीवियस ईयर में पूछे जाते हैं, और सीधे सीधे सुपर टेट में भी यहीं से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न कहता है स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 379 कि बाल श्रमिक बनने का मुख्य कारण नहीं है। देखिए बाल श्रमिक, जो बाल श्रमिक होते हैं, जो बालक श्रम करते हैं, 18 साल से कम उम्र के जो बच्चे होते हैं वो बाल श्रमिक के अंतर्गत आते हैं। तो इसके बनने के मुख्य कारण नहीं है। कौन सा कारण नहीं है, मतलब 3 कारण ऐसे हैं जिससे बाल श्रमिक बनते हैं, एक कारण नहीं है। तो ऑप्शन ए कहता है अत्यधिक गरीबी, बिल्कुल सही बात है, अत्यधिक गरीबी के कारण बच्चे बाल श्रमिक होते हैं। अशिक्षा मतलब बच्चों में शिक्षा का प्रचार प्रसार ना होना या पेरेंट्स में ना होने की वजह से वो बच्चों से कार्य कराते हैं। ऑप्शन सी कहता है जनसंख्या वृद्धि, कहीं ना कहीं जनसंख्या में बढ़ोतरी होने की वजह से जो पेरेंट्स होते हैं वो बच्चों का सही तरीके से पालन पोषण नहीं कर पाते हैं, इसीलिए उनसे काम कराते हैं। तो ये भी बाल श्रमिक के मुख्य कारण में आते हैं। लेकिन ऑप्शन नंबर डी कहता है प्रतिस्पर्धा। देखिए कंपटीशन, अब कंपटीशन किसी भी क्षेत्र में हो सकता है, तो अगर आप देखोगे तीनों ऑप्शन आपके राइट है, बचा हुआ ऑप्शन जो है ये बाल श्रमिक के मुख्य कारण नहीं है। इसका मतलब यही इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है, क्योंकि एग्जामिनर ने आपसे यही पूछा है कि बाल श्रमिक बनने के मुख्य कारण इसमें से कौन सा नहीं है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बनता है आपका ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करता हूं कि इस क्वेश्चन के राइट ऑप्शन तक भी आप इजीली पहुंच पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, और इस प्रैक्टिस सेट सीरीज का लास्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 380 में आपसे पूछा गया है। दीवा स्वप्न पुस्तक के लेखक है। देखिए दीवा स्वप्न नामक एक पुस्तक है, उसके लेखक कौन है ये आपसे पूछा गया। ऑप्शन ए कहता है गीजू भाई, ऑप्शन बी कहता है स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन सी कहता है महात्मा गांधी और ऑप्शन डी कहता है सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो आपको बताना है कि दीवा स्वप्न पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है। कहीं ना कहीं इसको स्टूडेंट्स आपने बीएड या डीएलएड के प्रशिक्षण के दौरान जरूर पढ़ा होगा कि दीवा स्वप्न नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो दीवा स्वप्न नामक पुस्तक जो है लिखने वाले थे आपके गीजू भाई, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बनता है आपका ऑप्शन नंबर ए। तो उम्मीद करता हूं कि यहाँ तक जितने भी प्रश्न हमने सॉल्व किए हैं इस टेस्ट सीरीज के अंतर्गत, उन सभी प्रश्नों के राइट ऑप्शन तक आप इजीली पहुंच पाए होंगे। अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा कि आपके स्कोर कितने रहे और आपको और किस किस पोर्शंस में रिवीजन करने की आवश्यकता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टेस्ट सीरीज के साथ। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि इसी तरीके के बेनिफिशियल वीडियो जब भी मैं आपके लिए बनाऊं तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।